वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह में दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नाजिया शकील जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नाजिया? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको मुस्कुराती सुबह में खुशामदीद कहते हैं नाजिया। और स्किन के बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, विंटर्स हैं तो टू टोन स्किन भी हो जाती है हमारी, कभी कभी ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स भी आ जाते हैं, पिगमेंटेशन भी हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं चाहती हूँ कि हम फर्दर बात करते रहे अपनी स्किन के हवाले से कि स्किन को खूबसूरत सर्दियों में हम किस तरह से रख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो जैसे विंटर्स आती हैं तो मैं अपने पेशेंट्स को या जो भी एडवाइस दूंगी कि आप अच्छा थिक मॉइस्चराइजर यूज करें, ठीक है? क्योंकि जो और दूसरा जो फेस वॉश है उसको जरूर चेंज करें, क्योंकि हम नॉर्मली गर्मियों में वही फेस वॉश यूज करते हैं और सर्दियों में भी उसी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो अगर लेमन का फेस वॉश है या हम एक्नी बेस्ड फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा ड्राई कर देगा। ठीक है, यू नीड टू चेंज द फेस वॉश विच डजंट हैव द इंग्रेडिएंट कि आपको कोई लेमन का या इस तरह सैलिसाइलिक बेस ऐसा कोई इंग्रेडिएंट ना हो जो आपकी स्किन को ऑलरेडी ड्राई कर रहा हो। ओके। और दूसरा फिर एक थिक मॉइस्चराइजर आप यूज करें और सनब्लॉक जरूर यूज करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि सर्दियों में क्यों हम सनब्लॉक यूज करें। तो सनब्लॉक आपको हर सर्दी हो गर्मी हो, आपकी यूवी रेज जो आ रही है, जो यूवीए और यूवीबी रेज जो सन में से निकलती हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज तो कर ही रही होती है। बिल्कुल ठीक है, बट सिर्फ आपको गर्मी कम लग रही होती है। तो द पेशेंट्स आर लाइक दिस कि अब विंटर्स में हम क्यों सनब्लॉक लगाए। फिर उनको समझाना पड़ता है कि देखिए ऐसा नहीं होता, आपको लगानी पड़ती है। बिल्कुल। तो जब आप सनब्लॉक लगाते हैं तो सनब्लॉक इज अ प्रोटेक्शन, it's not cure but it's a protection from the UVB rays। और दूसरा, आजकल आप देखेंगे हमारे पास गैजेट्स हैं, हमारे पास आईपैड्स हैं, हमारे पास फोन है, हमारे पास पीसी है और कंटिन्यूस बहुत सारे मेरे पास मेल पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल विद पिगमेंटेशन। अच्छा, वो उनका रीजन यही होता है कि हम तो 9 बजे जाते हैं बैंक या जो भी कहीं पे जा रहे हैं एंड देन वी गेट आउट ऑफ द ऑफिस एट 6 जबकि अंधेरा हो चुका होता है। तो हमें पिगमेंटेशन क्यों हो रही है? ठीक है, हमें पिगमेंटेशन की तो कोई वो नहीं समझ में आती। तो उनको मैं यही समझा रही थी कि देखिए, आप घर से जैसे स्टेप आउट करते हैं आपको यूवीबी रेज अट्रैक्ट कर रही होती हैं। दूसरी बात ये कि जो है आपका अगर पीसी है तो पीसी की जितनी भी हीट निकल रही है वो कंटिन्यूस आपके फेस को डैमेज कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही। सो यू शुड अप्लाई द सनब्लॉक एटलीस्ट 2 टाइम्स। एक आप सुबह घर से निकलते हुए लगाएं, ठीक है, एंड देन आफ्टर 4-5 आवर्स, बिकॉज उसका जितना भी SPF है जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है वो 4 to 4.5 आवर्स के बाद इट वैनिशेस, खत्म हो जाता है। तो मैं नॉर्मली अपने पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप जब वजू करें नमाज के लिए जोहर के, अब दोबारा रीअप्लाई करें। ठीक है, तो सनब्लॉक की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? मतलब अगर वो क्या कहते हैं उसका जो होता है जेल फॉर्म में यूज करना चाहिए? हम इसमें भी वही वेदर चेंजेस हैं, ठीक है। अब जैसे अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में हम क्या करेंगे कि हम जेल बेस्ड यूज करवाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है, अगर सर्दियां हैं तो आप क्रीम बेस्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट आजकल बहुत सारी सनब्लॉक्स जैसे फीमेल्स के लिए ऐसे सनब्लॉक्स भी आए हुए हैं जो टिंट के साथ हैं। Wow! Yes, so this is so good because they have the makeup inside, a little bit of makeup, a little bit of foundation, और उसमें सनब्लॉक भी होता है साथ में, ऐसा भी है। और दूसरा, अब वो व्हाइट वाले क्रीमी बेस्ड सनब्लॉक्स नहीं है जिसमें पेशेंट बिल्कुल व्हाइट लगता है एंड दे आर रिलक्टेंट टू अप्लाई द सनब्लॉक, एज इन वो बोलते हैं कि नहीं हम ये सनब्लॉक नहीं लगाएंगे या नहीं ये लगाता ही नहीं है। अम्मा कंप्लेन करेंगी कि नहीं जी ये बच्चा तो हमारा लगाता ही नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना व्हाइट हो जाता है, स्वेटिंग हो जाती है, एक अजीब सा कुछ होता है। रीजन बिहाइंड। तो इस तरह के आप सनब्लॉक्स डिफरेंट किस्म के आ गए हैं, ठीक है, और जेल बेस्ड आ गए हैं जो आपको पता भी नहीं लगता कि आपने सनब्लॉक लगाया हुआ है। अच्छा, जेंट्स हजरात तो चले ठीक है, वो सनब्लॉक लगाते हैं, उनको तो ऐसा कुछ नहीं लगाना होता, फेयरनेस क्रीम वगैरह मेकअप नहीं करना होता, लेकिन खवातीन को सनब्लॉक के ऊपर बहुत सारी जो है वो परत लगानी होती है मेकओवर की। तो वो किस तरह से मतलब सनब्लॉक अप्लाई करें? क्या पहले जी इसका मैं स्टेप वाइज प्रोसीजर बताती हूँ। वंस यू वॉश योर फेस, फिर उसके बाद आप मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइज आप जरूर करें, चाहे आपकी स्किन ड्राई है चाहे आपकी स्किन ऑयली है, यू नीड टू मॉइस्चराइज, ठीक है। एक स्किन को हाइड्रेशन चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी ज्यादा पिए हाइड्रेशन के लिए, इसी तरह स्किन को एक मॉइस्चर की जरूरत होती है दिन और रात। अगर आप मॉइस्चर करेंगे ना, मॉइस्चराइज करेंगे अपनी स्किन को, तो आपको रिंकल्स बहुत देर से पड़ेंगे। देखिए, एजिंग को हम रोक नहीं सकते बट उसको एटलीस्ट डिले कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपने मॉइस्चराइज किया, देन यू अप्लाई द सनब्लॉक आफ्टर द मॉइस्चराइजिंग एंड देन यू कैन अप्लाई द मेकअप. So this is a step wise procedure. जबरदस्त. इसी तरह रात को जब आप सो रहे हैं तो आप अपना मेकअप उतार के सोएं. इसी तरह फेस वॉश करें, पहले मेकअप उतारें, फेस वॉश करें, मॉइस्चराइज करें एंड देन अप्लाई अ गुड HA hyaluronic acid का सिरम आता है, वो हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को. या रेटिनॉल बेस्ड सिरम्स होते हैं, डिपेंडिंग के स्किन में क्या जरूरत है. ठीक है. एक्सफोलिएटिंग की जरूरत है, पिगमेंटेशन है, या आपको रिजुविनेटिंग की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, ये मतलब हाइलुरोनिक एसिड जो है, जो सीरम आप बता रही हैं, वो किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए और रेटिनॉल किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए? रेटिनॉल उनको इस्तेमाल करना चाहिए जैसे एजिंग के लिए, और दूसरा जिनको रिंकल्स, मतलब ये है कि अब वो उस एज में चले गए कि जिनको, लेकिन वो रोज ना आप इस्तेमाल करें, हफ्ते में थ्राइस अ वीक, हफ्ते में 3 दफा आप इस्तेमाल करें. ठीक है. और एच तो आप रेगुलरली कोई भी स्किन टाइप यूज कर सकती है, बिकॉज इट गिव्स यू हाइड्रेशन. बिल्कुल. इट गिव्स यू अ प्लम्पी इफेक्ट, इट गिव्स यू हाइड्रेशन, सो एवरीवन कैन यूज एच. ठीक है. एच में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. अब जैसे बहुत सारे लोग नियासिनामाइड यूज करते हैं, आपको पता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं अब बहुत ज्यादा. हाँ. लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि हमें क्या यूज करना है. अच्छा, उसमें ये होता है कि कितनी परसेंटेज डली हुई है. अब किसी में नियासिनामाइड में बहुत ज्यादा परसेंटेज है, जिसमें पेशेंट फ्लेकी स्किन के साथ हमारे पास दोबारा आ जाता है एंड दे गिव द हिस्ट्री कि जी हमने नियासिनामाइड यूज किया एंड देन वी हैव दिस फ्लेक्स, ड्राइनेस के फ्लेक्स. तो उन्होंने नियासिनामाइड ओवर द काउंटर उठा लिया, नॉट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, इट वाज जस्ट ऑन द काउंटर और दे ऑर्डर्ड ऑनलाइन. तो दे नेवर न्यू किस चीज की जरूरत है, जस्ट द मार्केटिंग टैक्स, और वो उन्होंने उठा लिया. उठा के उन्होंने फेस पे लगाना शुरू किया एंड देन दे हैड द पिगमेंटेशन, और जो उनको ड्राइनेस के पैचेस पड़ने शुरू हो गए या एक्नी हो गई उल्टा. वो दे वांटेड कि एक्नी के स्कार्स या पिगमेंटेशन खत्म हो जाए, तो उल्टा और ज्यादा एक्नी हो गई और ज्यादा ड्राइनेस होगी और स्किन फटने लगी. तो हम हमेशा मैं तो ये एडवाइस करती हूँ कि प्लीज गो टू अ गुड रिनाउंड डॉक्टर जिसके पास प्रॉपर डिग्री हो. ये भी जरूरी है, एज इन आजकल बगैर डिग्री के बहुत सारे डॉक्टर्स बैठ रहे हैं. जी बिल्कुल. और डॉक्टर ना होते हुए भी बोलते थे हम डॉक्टर हैं. हाँ, तो हम कैसे जाने कि वो डॉक्टर है या नहीं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है. गूगल तो सब कुछ बताता है आपको. आपको डिग्रीज के साथ, देखिए जो ऑथेंटिक डॉक्टर होगा ना, उसने अपनी प्रॉपर डिग्रीज लगाई हुई होंगी. ठीक है. और कुछ डॉक्टर्स जो है, या कुछ हर्बलिस्ट भी डॉक्टर बनी हुई है. मुझे तो समझ नहीं आता कि ये हो क्या है. सब चल रहा है, सब कुछ चल रहा है. Everyone's like, अच्छा ठीक है भाई, मतलब खैर we don't want to discuss this here, but ऐसा भी होता है. तो I will advise to all the viewers कि प्लीज थोड़ा सा आप पीछे से होमवर्क करके जाएं. ठीक है. किसके पास जा रहे हैं, उसके रिव्यूज पढ़ लें या गूगल पे देख लें. बहुत सारी चीजें लिखी भी होती हैं डॉक्टर्स के बारे में. बिल्कुल. तो एटलीस्ट यू शुड गो टू गुड डॉक्टर, नॉट ऐसे ही बस चले गए. ऐसे ही बस चले गए तो फिर आपकी स्किन भी ऐसे ही बस हो जाती है ना. फिर आपकी स्किन की भी बस हो जाती है. वो आपको कोस रही होती है कि आपने हमारे साथ क्या किया और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती. You're right. Seriously, ऐसे ही होता है. ऐसे ही होता है. अच्छा, फेस वॉश और क्या कहते हैं सोप्स के बीच में अगर हमें चुनना हो, सेलेक्ट करना हो, तो हम विंटर्स में किस चीज को ज्यादा जो है प्रेफर करेंगे? हम सोप की तरफ जाएं या फेस वॉश? और अगर फेस वॉश यूज करते हैं तो वो किस टाइप का होना चाहिए? हाँ, मैं आपको यही तो बता रही थी कि अगर विंटर्स में है तो सैलिसाइलिक बेस्ड या लेमन बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को ड्राई करता है. ठीक है. तो उसमें जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना फेस वॉश के, वो ही आप यूज करें. आप पढ़ लें, उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं. ठीक है. सो वो ऑयल बेस्ड फेस वॉश इस तरह होता है, या आपका एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश ना यूज करें, क्योंकि वो एक्सफोलिएशन जो है वो सर्दियों में बुरी होती है. ओके. इस तरह के जो एक्नी बेस्ड फेस वॉशेस होते हैं वो यूज ना करें आप. ठीक है. नॉर्मल फेस वॉश यूज करें. सोप बेहतर है? मिल्की टाइप का कोई सोप? हाँ, अगर देखें बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है तो हम सोप भी देते हैं पेशेंट्स को. उसमें ग्लिसरीन बेस्ड सोप होता है, तो वो स्किन को मॉइस्चर दे रहा होता है विथ अ गुड मॉइस्चराइजर इवन. अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास एक्जिमा के पेशेंट्स आ रहे हैं. अब एक्जिमा तो आपको पता ऑलरेडी द पेशेंट इज हैविंग ड्राई स्किन. अब उसके ऊपर वो नॉर्मल फेस वॉश यूज कर रहे होंगे, या जॉनसन बेबी लगा रहे होंगे, या वैसलीन, जो भी, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट इस तरह के नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं. तो मैं उनको ये समझा रही हूँ कि देखिए अल्लाह मियां ने आपके अंदर वो लिपिड लेयर नहीं दिया. ठीक है, यू आर डेफिशिएंट विद दैट. तो आपको उस तरह की मॉइस्चराइजिंग यूज करनी है जो मेडिकेटेड है, जिसमें हाइड्रो बेस्ड मॉइस्चराइजिंग लोशंस होते हैं,
जिसके अंदर यूरिया होता है या डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो हमें पता होते हैं वो हम देते हैं, एंड इट शुड बी प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। ऐसे नॉर्मली आप ठीक नहीं होंगे। अगर आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर अ पेशेंट ऑफ एक्जिमा। तो एक्जिमा का जो पेशेंट होता है उसको उस तरह के मॉइस्चराइजिंग लोशंस चाहिए होते हैं। ओके अच्छा, अगर कोई मतलब किसी डॉक्टर के हम जिक्र करें कि किसी के पास जाके कोई पेशेंट है जिसकी स्किन जो है वो उनका बिल्कुल कबाड़ा हो चुका है स्किन का, तो क्या वो जो हम आप प्रोडक्ट्स बता रही हैं उनसे इलाज काफी है या प्रोसीजर्स भी फिर करने पड़ जाते हैं? नहीं, प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। देखिए, अगर पेशेंट आ रहा है हमारे पास एक्ने स्कार्स के साथ, ठीक है, और ऑब्वियसली आपको पता है बहुत ज्यादा यंग पेशेंट्स आ रहे होते हैं, मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि आप पहले एक्ने का पूरा ट्रीटमेंट करें एंड देन फौरन ही आप एक्ने स्कार्स की ट्रीटमेंट करें, क्योंकि जो न्यू स्कार होता है वो बहुत जल्दी हील होता है। जो ओल्ड स्कार्स होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स हमारे पास 45 की एज में आ रहे हैं, अब उनको एक्ने तो निकली 20 इयर्स में, बट ऑब्वियसली दे रियलाइज्ड आफ्टर 45 एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो ऑब्वियसली प्रोसीजर्स तो आपको चाहिए होते हैं। जो मेरे पास पेशेंट्स एक्ने स्कार्स के लिए आ रहे होते हैं, आई टेल देम कि विदाउट प्रोसीजर नथिंग इज गोइंग टू गो। नहीं, आप कोई क्रीम दे दें। मैंने कहा क्रीम का कोई काम नहीं है। आई विल राइट द क्रीम, but it is not going to work. This is my sincere advice to you to have the procedures done. Otherwise, you won't feel any change in your skin. ठीक है। दूसरा, जो पिगमेंटेशन के जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं, उनको ये होता है कि आर्ची क्रीम लगा लें। हाँ, जो ये बहुत वर्ल्ड फेमस चल रही है भाई, बहुत टाइम से, सालों साल से। And they mix steroids in it. जी। And उसके अंदर वो पार्लर वाले कुछ जी वो फॉर्मूला क्रीम होती है। Yes, the formula cream. जी। So the formula creams में वो steroids डाल देते हैं, steroids डाल के and they apply on the face. वक्ती आपको बहुत अच्छा डिफरेंस आता है because that is steroid. So steroid आपको बहुत अच्छा डिफरेंस दे रहा होता है फौरन, मतलब it's a magic, ठीक है। तो फिर मैं उनको ये समझा रही हूँ कि देखो मैजिक तो है, लेकिन उसके बाद जो उसने डैमेज करना है तुम्हारी स्किन को, बिकॉज द पेशेंट्स कम टू अस विद लॉट ऑफ ब्लैक पिगमेंटेशन, पूरा मुंह ब्लैक होता है उनका, oh my God, विद फॉरहेड एंड दिस चीक एरिया, एंड उसके बाद जब उनसे हिस्ट्री लेंगे तो वो यही बताएंगे कि हाँ हमने वो पार्लर वाली क्रीम यूज की थी या स्टिलमैन्स ब्लीच क्रीम यूज की, या यू नो लॉट ऑफ नेम्स दे विल टेक। जी जी जी। एंड देन दे से कि अच्छा जो हमने छोड़ी तो ये हो गया, अब आप हमें ठीक कर दें, मतलब अब आप जादू दिखाए। अब आप जादू, तो मैं उनको बोलती देखिए मेरे पास कोई जादू नहीं है, अगर मेरे पास जादू होगा तो फिर मैं आपको स्टेरॉइड क्रीम दूंगी, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ आपके साथ, क्योंकि ऑलरेडी आपने स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है। आप इमेजिन नहीं करेंगी कि एक फीमेल है, उसको खाना भी बनाना है, उसको धूप में जाना है, अपने बच्चों को ग्रोसरी भी लेनी है, उसको बच्चों को लेने छोड़ने भी जाना है। वो कहती है कि as soon as I step out of my house, या मैं चूल्हे के पास जाती हूँ, मेरी स्किन पूरी रेड हो जाती है, बिकॉज स्टीरॉइड आपकी स्किन को पतला कर देता है, बिल्कुल पेपर कर देता है। तो जो एक प्रोटेक्शन फैक्टर होता है जो आपकी स्किन का जो एक अल्लाह मियां ने दिया हुआ है, जो हमारी स्किन इतनी पतली नहीं होती जी, तो वो खराब हो जाती है। और वो खराब होके एंड देन दे अगेन वांट द मैजिक। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ लीव एवरीथिंग एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली 6 महीने में आप ठीक होंगे। ओके अच्छा, तो डॉक्टर नाजिया 6 महीने में हम ठीक होंगे? यस, सब्र तो हमुल के साथ ही होगा ना। तो वो फिर बर्दाश्त कर लेती है? करती है, बहुत सारे लोग बर्दाश्त करते हैं। जो उस फेज से गुजरे होते ना, जो बुरे फेज से गुजरे, देन एंड द काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी इफ यू काउंसल द पेशेंट राइटली, देन वो समझ जाते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, हमारे जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, जैसे 10 साल की उम्र है, 11 साल की उम्र में, उनको समझ नहीं आ रहा था, वो फेस वॉश की जानिब बहुत ज्यादा राग़िब हो जाते हैं। वो कहते हैं हम बस अब बड़े हो गए, अब हमें फेस वॉश करना है। तो क्या एज है फेस वॉश यूज करने की बच्चों के लिए? फेस वॉश आफ्टर 10 यूज कर सकते हैं, दे कैन यूज, कोई मसला नहीं। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी नहीं, नॉट प्रोडक्ट, you should select the product according to your skin type, या आप अम्मा को पता होता है कि उसके बच्चे की स्किन कैसी है, या you can just try their product। अच्छा, स्किन की हम स्किन को किस तरह से पहचाने? बहुत से लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं होता कि हमारी ऑयली स्किन है या हमारी ड्राई स्किन है, तो जरा कोई एक ऐसा करिश्मा बता दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी स्किन कैसी है। ये तो बहुत नॉर्मल है ना कि जब सुबह हम उठते हैं, ठीक है, रात को हमने फेस वॉश करके सोया, सुबह अगर नोज पे या टी जोन पे आपको बहुत ज्यादा ऑयल आया हुआ है, जो कि ये तो बहुत इंडिकेटिव है, आपको दिख रहा होता है, सही है, और पेशेंट खुद ही आके बताते हैं कि मेरी मिक्स स्किन है या ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, तो पेशेंट विल टेल यू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, खुद ही बताएगा आपको आके। और बहुत कॉमन है कि आपका टी जोन जो है वो ऑयली होता है।
और वरना पेशेंट बोलेगा कि मेरी यहाँ से फ्लेकी है, ड्राई है, और यहाँ से मेरी ऑयली है, ऐसा मिक्स फॉर्म ऑफ स्किन जी। तो फिर हम इस तरह कॉम्बिनेशन देते हैं कि हम अगर उसको उस तरह का फेस वॉश दे रहे हैं तो साथ में एक मॉइस्चराइजिंग लोशन भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो अगर ऐसा फेस वॉश है जो उसको ड्राई कर रहा है तो मॉइस्चराइज करके उसको बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस कर दें। और प्रोग्राम में बैलेंस के लिए जरूरी होती है ब्रेक नाजरीन, तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर नाजिया शकील की जानिब, उनसे जानेंगे। डॉक्टर नाजिया, हमें बताइएगा, प्रोसीजर्स के हवाले से बताइएगा, पीआरपी किस तरह से होता है और किन किन पेशेंट्स को यो करवाना चाहिए? अच्छा, पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूग करके उसका सीरम निकालते हैं। अल्लाह मियां ने इस तरह के ग्रोथ फैक्टर्स उसके अंदर दिए हुए हैं जो आपको एंटी एजिंग के लिए बहुत काम आता है, आपको एक रिजुविनेशन देता है, आपके न्यू सेल्स रिफॉर्म करता है, और आपके अगर फेस पे आप पीआरपी कर रहे हैं तो आपके ओपन पोर्स को वो करता है, कंसाइज करता है। ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हो। तो दूसरी बात है कि अगर हम स्कैल्प के लिए पीआरपी बोले तो पीआरपी में वही उसी तरह के ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो आपके हेयर की रीग्रोथ दोबारा कराना शुरू करते हैं, आपके फॉलिकल्स को रीग्रो करते हैं। जैसे इट वर्क्स एज अ फर्टिलाइजर, जैसे हमारे प्लांट्स को फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, इसी तरह पीआरपी आपके बालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फेस की पीआरपी आपकी रिजुविनेशन के लिए, आपको एक नेचुरल ग्लो देने के लिए, आपके पिगमेंटेशन के ऊपर भी काम करती है। पिगमेंटेशन के साथ हम पीआरपी के साथ बाज़ दफ़ा मीजो का भी कॉम्बिनेशन देते हैं, बिकॉज मीजो में इस तरह के कॉकटेल्स होता है, एक कॉकटेल होता है जो जिसके अंदर पेप्टाइड्स होते हैं, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, इस तरह की चीजें, विटामिन होते हैं, और एंटी पिगमेंटेशन उसके अंदर कॉकटेल बना हुआ होता है जो आपकी पिगमेंटेशन को लेस करता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। देयर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स टू बी डन। आजकल स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। आजकल जो नया प्रोसीजर आया है वो एक्सोसोम्स है। एक्सोसोम्स है स्टेम सेल थेरेपी। ओके, ठीक है। स्टेम सेल्स के बारे में हमने बहुत पहले सुना था कि वो पाँव के जोड़ों के लिए यूज होते थे जी। वो स्टेम सेल्स निकालते थे बोन मैरो से और फिर उसके बाद उसको लगाते थे इसमें आपकी हड्डियों में लगाते थे ताकि आपको जो है वापस रीग्रोथ हो सेल्स की। लेकिन अब जो है ये मतलब कॉकटेल बेस्ड बने हुए होते हैं, एक्सोसोम्स आते हैं जो प्लांट ड्राइव भी होते हैं, ह्यूमन ड्राइव भी हैं। ह्यूमन ड्राइव ऑब्वियसली वेरी एक्सपेंसिव, बट प्लांट ड्राइव नॉर्मल रेंज के भी हैं, और वो आपके हेयर के लिए भी यूज होते हैं। तो पीआरपी से अब जो अबव एक प्रोसीजर आया है दैट इज एक्सोसोम्स, ठीक है, स्टेम सेल्स बेसिकली, ठीक है। तो ये प्रोसीजर्स एक्सपेंसिव होते हैं डॉक्टर नाजिया? यस, दे आर एक्सपेंसिव। ओके, पीआरपी तो डिपेंड करता है। पीआरपी अब थोड़ा सा नॉर्मल रेंज पे है क्योंकि इट इज कॉमन नाउ, बट एक्सोसोम्स इज एक्सपेंसिव ऑब्वियसली बिकॉज वो है ही एक्सपेंसिव, खुद ही एक्सपेंसिव है, तो ऑब्वियसली फिर उनके रेट्स भी हाई हैं। लेकिन ये सारे प्रोसीजर्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं। पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो वो इस तरह अगर अच्छा मैं ये उनको ये समझा रही होती हूँ कि देखिए कुछ सेशंस हैं एंड यू नीड टू फॉलो ऑल दीज सेशंस। अब वो ये बोलते हैं एक प्रोसीजर में हमें फर्क आ जाए जी, तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखिए आप पार्लर में नहीं आए कि आपने बस बाल स्ट्रेट किए और फर्क आ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट्स स्किन, इट्स हेयर, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज हमारी हेयर की रीग्रोथ जो होती है ना वो 0.5 mm होती है, 0.5 mm एवरी डे, सो इट्स नथिंग। बिल्कुल सी, सो हम पीआरपी के लिए पेशेंट को बुलाते ही महीने में एक दफा, वंस अ मंथ, वी डोंट कॉल देम, ठीक है, वी कॉल देम आफ्टर 1 month, यू कम आफ्टर 1 month। इसी तरह हेयर रिमूवल लेजर्स होते हैं, उसके लिए भी हम 1 month में बुलाते हैं, नॉट एवरी वीक, वी डोंट कॉल देम। तो मैं उनको बोलती हूँ इतना तो आप कर सकते हैं कि आप महीने में एक दफा तो आ ही सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो आपको नहीं बुला रहे। बिल्कुल। तो कुछ सेशंस की जरूरत होती है हर चीज में, अगर मीजो करा रहे हैं तो भी, पीआरपी करा रहे हैं तो भी, अगर आप एक्सोसोम्स करा रहे हैं तो भी, आप कोई भी प्रोसीजर करा रहे हैं, हेयर रिमूवल लेजर्स कराए हैं, यू नीड सेशंस। यू कांट गेट बेटर इन 1 session। ये तो लोगों को समझने की जरूरत है ना कि जब आपने स्किन के साथ इतना सब कुछ कर लिया, अब उसको बेहतर होने में तो टाइम लगेगा। आपने नहीं भी किया है, यू वांट अ गुड रिजल्ट, सो द पिगमेंटेशन गोज आहिस्ता आहिस्ता। इफ यू आर नॉट यूजिंग स्टीरॉइड्स, ठीक है, आप प्रॉपर प्रोसीजर कर रहे हैं, आप उसमें स्टीरॉइड नहीं डाल रहे, देखिए मैजिक नहीं है, अगर कहीं भी मैजिक है देयर इज अ मसला जी। I always tell my patient कि देखिए जहाँ मैजिक है वहाँ मसला है, वहाँ मसला है, नो तो डाउट। आप मैजिक को ना करें, आप 6 महीने थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता से नॉर्मल प्रोडक्ट्स पे जाए, जो अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर स्टीरॉइड्स नहीं होते,
इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी है और नॉर्मल यहाँ की भी प्रोडक्ट्स होती हैं जो डॉक्टर्स को पता होता है कि उसके अंदर कोई ऐसा स्टेरॉइड का वो नहीं है डला हुआ, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, जो लोग पीआरपी नहीं करवाना चाहते या जिनको सूट नहीं करती, तो वो अगर उससे एडवांस कोई ट्रीटमेंट जानना चाहे, करवाना चाहे, तो वो मीजोथेरेपी है। मीजोथेरेपी है। मीजोथेरेपी में जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसमें कॉकटेल्स होते हैं और हम डर्मा पेन से करते हैं। उसमें कुछ नीडल्स होती हैं, लेकिन डिपेंडिंग, जैसे मिलाजमा है, पिगमेंटेशन है पेशेंट्स को, तो हम नैनो नीडल यूज करते हैं। दैट इज नॉट एट ऑल पेनफुल एंड वी यूज अ नमिंग क्रीम इवन। ओके, सो द नमिंग क्रीम हैज टू बी अप्लाइड 20 मिनट्स एंड देन वी यूज द मीजोथेरेपी। तो वो बहुत नॉमिनल, कोई दर्द होता नहीं है पेशेंट को। ठीक है, इट्स नॉट नीडल वाला, इट्स अ नॉर्मल बिल्कुल ब्लंट नीडल्स। ओके, so it's not painful। अच्छा, बोटॉक्स का बड़ा सुनते थे और बोटॉक्स के बारे में बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी। आजकल तो ज्यादा कोई बात नहीं करता, पुराने हो गए। मैं चाहती हूँ कि हम उनके बारे में बोटॉक्स कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं, करा रहे हैं ना बेबी। बोटॉक्स एंड फिलर्स आर द मोस्ट फेमस प्रोसीजर्स एंड दे गिव इंस्टेंट रिजल्ट्स। वाओ, अच्छा, इसके भी सेशंस होते हैं? नहीं, बोटॉक्स इज वंस लाइक 6 months। ठीक है, इट रिमेन्स ऑन योर फेस फॉर 6 months और उससे रिंकल्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं आपके। ठीक है, ठीक है। फिलर आपकी फिलिंग इफेक्ट्स हैं, जैसे आपकी नेज़ोलेबियल फोल्ड्स पे या मैरोनेट लाइंस यहाँ आ जाती हैं। जो सबसे पहले एजिंग आती है वो यहीं आती है कि आपकी ये वाली लाइंस प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, ये मैरोनेट लाइंस प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। तो यू पुट फिलर्स ओवर हियर। अगर किसी को जॉ लाइन बनानी है तो उसके लिए फिलर्स यूज होते हैं। वाओ, क्योंकि ऑब्वियसली एजिंग के हिसाब से ये पूरा फैट नीचे आना शुरू हो जाता है, तो ये ड्रैग होता है, तो इस पे आप फिलर लगाएं। तो फिलर इज इंस्टेंट। अभी आई फिलर्स लगते हैं डार्क सर्कल्स के लिए। ओह माय गॉड, एंड यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। आपके बहुत अच्छे डार्क सर्कल, देखिए कुछ डार्क सर्कल एक होते हैं नॉर्मल डार्क सर्कल्स, एक होते हैं बहुत ही मतलब डार्क वाले डार्क सर्कल्स जिसमें मतलब पिगमेंटेशन भी होती है। तो फिलर इज बेसिकली जो आपका ये जो ट्रफ बन जाता है उसको वो फिल कर देता है, तो वो एक शैडो ले आता है, तो आपका डार्क सर्कल्स कम दिखते हैं एंड योर आईज फील फ्रेश। लेकिन अगर किसी को बहुत गंदे वाले डार्क सर्कल्स हैं, उसके लिए फिर हम आई मीजो करते हैं। ओह माय गॉड, फिर वो ऑब्वियसली मीजो, क्योंकि वो तो पिगमेंटेशन है ना जी। देन अगेन तो वी डू फिलर एंड देन वी डू आई मीजो, सो दैट गिव्स यू गुड इफेक्ट। और फिलर, आई फिलर इज सो गुड बिकॉज वो बड़ा अच्छा मतलब आपकी आईज बड़ी रिफ्रेश हो जाती है, क्योंकि आई सबसे पहले देखें, कोई भी आपके फेस को देखेगा सबसे पहले आपकी आई कांटेक्ट जी, आई कांटेक्ट होता है, नो डाउट। और जब वो सैग्ड आईज होती हैं तो वो, क्योंकि उस पे भी रिंकल्स आ जाते हैं जी, तो फिलर जब जाएगा तो उस पे रिंकल्स नहीं आते, रिंकल्स नहीं आएंगे। अच्छा, पफी आईज के लिए कुछ होता है, कुछ पफी आईज के लिए प्लास्टिक सर्जन इज अ गुड ऑप्शन। ओके, एज इन वो फिर सर्जरी करते हैं, बिकॉज देखिए पफी आईज में सबसे एक तो कर सकते हैं आप ये कि आप रोलर्स और इस तरह की चीजें कर सकते हैं, बट जो मैंने बहुत अच्छा इफेक्ट देखा है वो प्लास्टिक सर्जन कर सकता है, बिकॉज आपके जो है फैट की डिपोजिशन हो जाती है और वो फैट को निकालना पड़ता है उसको, तो वो सर्जन ही कर सकता है, वो हम नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए कोई ऐसा उसके लिए और अगर आपने पफी आईज पे किसी ने फिलर लगा दिया, इफ ही इज नॉट अ गुड डॉक्टर एंड ही नेवर रियलाइज कि इसके ऊपर फिलर नहीं लगना चाहिए, देन आप सोचो उसका क्या हाल होगा। एक तो पफी और फिर और पफी हो जाएगी, वो ऐसा लगेगा पता नहीं आंख के ऊपर क्या लगा के आ गई है। सो इस तरह के भी पेशेंट्स। अच्छा, ये लिप फिलर का जो है ये भी एक बड़ा एक जबरदस्त चीज है, हम देख रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग प्रोसीजर है एंड उसका भी इंस्टेंट ही आपको पता चल जाता है फौरन, अभी तो लगाया और बस। वाह, और वो भी 6 मंथ बाद आपने सेशन लेना होता है? 6 months, every 6 months। अच्छा, कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जो कि लाइफ टाइम के लिए स्टे कर जाए, या फिर जो है खवातीन को इसमें पैसे लगाने पड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। मुझे कितने पेशेंट्स पूछते हैं अच्छा सिर्फ 6 months चलेगा? हाँ बिल्कुल 6 months ही चलेगा, इट्स टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। अच्छा, कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो परमानेंट है, जैसे कुछ फिलर्स परमानेंट फिलर्स भी हैं जो 2 years भी चलते हैं, 2.5 years भी चलते हैं, बट उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। ओके, एंड वो फिलर फिर आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन इट इज रॉन्ग। बिल्कुल, सो व्हाई टू टेक दैट रिस्क? ये 6 months वाला ही सही है। ये 6 months या 8 months फिलर तो आराम से आपका 8 months चलता है, मतलब ईयरली पेशेंट आता है। ओके, ईयरली एक 8-9 months में ही आता है, उससे पहले नहीं आता पेशेंट। ठीक है। और कुछ डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट्स के फिलर्स जब खराब कर देते हैं तो उसके बाद जो एक होंठ यहाँ से ऊंचा हो जाता है और वहां से ऊंचा, वो बेचारे फिर क्या करें? वो फिर अच्छा वाला डॉक्टर उसको डिसॉल्व करके सही कर देता है, वो हो जाता है प्रोसीजर डन। फिलर सबसे अच्छा ये है, फिलर की सबसे अच्छी बेस्ट पार्ट ये है कि इफ इट गोज रॉन्ग इट कैन बी डिसॉल्व्ड।
इट कैन बी करेक्ट कर सकते हैं उसको इजीली। और बोटॉक्स अगर गलत हो तो फिर उसको करेक्ट नहीं कर सकते टिल 3 months। Oh my God! So you should go to a good aesthetician or good doctor who knows where are the points to inject and how to inject and how much to inject। बिल्कुल ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर तो you are in a bad position। वाह, अच्छा ये जो हमारी सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ पर बड़े सारे प्रोसीजर्स वगैरह आ रहे होते हैं और देख के इंसान का दिल चाहता है कि यार चलो मैं ये वाला प्रोसीजर करवा लेता हूँ या करवा लेती हूँ। तो एक नया प्रोसीजर मैंने देखा था थ्रेड्स का ना, वो हो रहा था, वो एक लड़की की यहाँ से धागे जो है वो एंटर हुए स्किन में, और मैं तो देख के मैंने कहा ओ माय गॉड। तो ये जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं ये वो एनेस्थीसिया के थ्रू होते हैं कुछ? हाँ, बिल्कुल, हम ज़ैलोकेन लगाते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं। ऑब्वियसली इट्स पेनफुल, थ्रेड्स इज a bit painful but it gives you a very good stretch of the skin। ठीक है, और बहुत अच्छा वो लिफ्ट देता है। बस तो वो लिफ्टिंग के लिए जो है वो लिफ्टिंग के लिए। ठीक है, तो कहाँ पर ये प्रोसीजर अप्लाई हो सकता है? नेक पे हो सकता है, फेस पे हो सकता है, आपकी इस पे जॉ लाइन पे लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। और इसके छोटे छोटे थ्रेड्स भी आते हैं जो हम आईज पे लगाते हैं, यहाँ बिल्कुल माइन्यूट थ्रेड्स होते हैं, वो आपको दिखते भी नहीं है। एंड आप फेस पे लगाएं तो फेस पे बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, वो उसका सबसे अच्छा पार्ट ये है कि थ्रेड्स जो है आपकी कोलेजन को एनहांस करता है। कोलेजन हमारे स्किन में आपकी स्किन को स्ट्रेच रखता है। जैसे जैसे आप एज करते हैं आपको कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है। तो आजकल कोलेजन की टैबलेट्स भी आई हुई हैं, कोलेजन के जूसेस भी आए हुए हैं, और दूसरा ये थ्रेड्स आए हुए हैं। तो ये खुद ही कोलेजन को जिस एरिया में आपने थ्रेड्स डाला उस एरिया में वो कोलेजन खुद ही बनाना शुरू करता है। ओके, वाह, ठीक है। सो ऑब्वियसली वो लिफ्ट देगा आपको, तो वो सबसे बेनिफिशियल होता है। फिलर में सबसे ये है कि फिलर फिल करता है, कोलेजन एनहांस नहीं करता। ओके, ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस। सो देखिए हर साल नया एक प्रोसीजर एंटर हो रहा होता है। तो थ्रेड्स अब आजकल बहुत फेमस है, 3-4 साल से बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं और पेशेंट्स करवा भी रहे हैं। हमारे मुल्क में ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस शुरू होती है, एंड देन द पेशेंट गेट्स टू नो, एंड देन दे कम कि आप थ्रेड्स करते मतलब they just ask you because they are being aware of that। बिल्कुल। और जब बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है तो then they are okay with it, okay fine, अब हम करा लेंगे। जब नया नया प्रोसीजर आता है तो they are also very afraid of that कि कराएं कि ना कराएं। लेकिन उसके बाद जैसे आप बोटॉक्स फिलर के पेशेंट हमारे पास बहुत रेगुलर बेसिस पे आते हैं, वेरी रेगुलर, they come and they say कि अच्छा आप बोटॉक्स कर दें, अच्छा आप फिलर कर दें, कोई मसला नहीं, ठीक है, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ दीज प्रोसीजर्स। PRP कर दें, मीजो कर दें, और क्या प्रोसीजर्स आप करती हैं। तो इस तरह मशीन्स हैं, तो मशीन में हाइफू है। हाइफू में देखें जो पेशेंट्स डरते हैं इससे इंजेक्शन से, तो उनके लिए सबसे बेनिफिशियल ये हाइफू है। हाइफू इज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वेव्स के जरिए हम फेस को टाइट करते हैं। उसमें भी कोलेजन एनहांस होता है, और आपका किसी का फेस अगर बड़ा है तो उसका फैट भी रिड्यूस होता है उससे। जबरदस्त। सो दैट इज, जब जो पेशेंट बोलते हैं ना कि वी आर अफ्रेड ऑफ इंजेक्शंस, किसी को होता है ना, जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, फेयर होता है, तो वो दे डोंट गो फॉर फिलर्स एंड बोटॉक्स, देन वी कैन जस्ट शिफ्ट देम टू हाइफू। वाओ, जबरदस्त। और अगर आप कॉम्बिनेशन लें, आप हाइफू भी कराएं, फिलर भी कराएं, बोटॉक्स भी, तो बस यू आर टू गुड। हाय हाय हाय, फिर आप 10 years younger than your age। फिर आपका चेहरा होगा और लोगों की निगाहें होंगी, और लोग बोल रहे होंगे कि क्या करवाया है। One of my patients, she was coming like 4 years, since 4 years, and she started, and when she came, she had a sagged skin। उसको मैंने फिलर्स लगाए, बोटॉक्स लगाया, उसने हाइफू कराया, उसने थ्रेड्स कराया, and now she says herself after 4 years, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसने सारे प्रोसीजर्स कराए, क्योंकि ऑब्वियसली फिलर उसने साल में 1 दफा आई, फिर बोटॉक्स साल में 2 दफा आई, फिर थ्रेड्स कराए, फिर हाइफू कराया। तो आफ्टर अब नाउ 4 years शी सेज कि लोग मुझे पूछते हैं आपने क्या कराया है, हाय क्यों। सो दिस इज अ डिफरेंस व्हिच कम्स स्लो एंड ग्रेजुअल, बट शी हैज टू बी पेशेंट इवन ना, बिल्कुल, कि अच्छा सब्र करें थोड़ा, वरना कुछ पेशेंट्स दे आर लाइक बस अभी बस मुझे ठीक कर दें। अब अभी ठीक नहीं हो सकते आप ना, टाइम लगता है। कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मेरे 4 दिन बाद निकाल, आप मेरे एक्ने स्कार्स खत्म कर दें। मैंने कहा बेटा मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती हूँ। फिर वो आपको कुछ ऐसा कुछ आप फेस पे लगाना होगा, देन उससे थोड़ा बेहतर हो सकता है। उनको यही बोलती हूँ कि डू मेकअप, एंड बिकॉज दिस इज योर ओकेजन, आफ्टर 2-3 days आई कैन नॉट हार्म योर स्किन। बिल्कुल। एंड वंस यू गेट मेकअप इन, तो
फिर ठीक है, बाद में आना, प्रोसीजर्स हम बाद में करेंगे, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कोई कुछ डॉक्टर्स ये भी करते हैं कि मतलब वो प्रोसीजर कर देते हैं just to make money, but that is wrong because obviously वो उसका occasion है और फिर खराब होकर आए, तो it's better not to do anything at that occasion। और उनको मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि देखिए आपकी अगर शादी है तो आप 3-4 months before चीजें कराना शुरू करें, जी, ताकि बेहतर हो जाए, ताकि बेहतर हो चीजें, और it takes time। तो that is the reason we guide the patients। और अगर कोई ऐसा इमरजेंसी के लिए आता है तो फिर we just don't do anything, we just say कि you know just come after your occasion, applying the makeup is much more better। मेकअप से जो है वो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। देन आपको जो स्किन अपनी खूबसूरत चाहिए। लड़के भी आ रहे होते हैं ना, अब लड़के क्या करें, वो अरे आजकल ये बहुत, डॉक्टर नाजिया आजकल ये बहुत ज्यादा है कि आजकल लड़के भी जो है वो इस लाइन में लग रहे हैं कि हमें अपनी स्किन अच्छी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। नहीं बहुत अच्छी बात है, बट ऑब्वियसली आप लड़कों का मेकअप तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल मेकअप नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आकर कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर नाज़िया शकील की जानिब और हम जानेंगे प्रोसीजर्स पे भी हमने बात कर ली, लेकिन मैं चाहती हूँ ये जो हाइड्रा फेशियल, ये भी बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा इन्हें हर कोई बोलता है और डिफरेंट नामों के साथ है। कोई बोलता है मैंने रेड वेलवेट जो है वो फेशियल कर दिया, रेड कारपेट फेशियल जो है वो आपका कर दिया। होता एक ही चीज है, हाइड्रा फेशियल होता है, लेकिन डिफरेंट नामों से, ताकि पेशेंट जो है उनको अच्छा लगे कि मैंने ये वाला फेशियल करवाया, मैंने वो वाला फेशियल करवाया। तो जरा बताइएगा इसके कितने फायदे। This also happens in parlors even। जब आप पार्लर में जाते हैं तो एक मेन्यू आता है आपके पास, जी अब आज का मेन्यू आता है जी ये इतने सारे फेशियल्स हैं, क्या डिफरेंस है, तो उसमें मास्क डिफरेंट है, उसमें ये डिफरेंट है, उसमें ये डिफरेंट है। तो हाइड्रा फेशियल में अगर जैसे एलईडी लाइट साथ होती है तो उसकी जो रेड लाइट है या ब्लू लाइट है उसके अपने बेनिफिट्स हैं। जो एक्ने के पेशेंट्स आते हैं उसको ब्लू लाइट लगती है, इस तरह यू नो। दूसरा, हाइड्रा फेशियल में सबसे अच्छा जो एडवांटेज है, एक तो मशीन से हो रहा है। पहले वो जो मसाज हाथ से हो रहा होता था वो नहीं होता, हल्का फुल्का क्लिनजिंग हो जाती है, बट मोस्टली द मशीन इज वर्किंग ऑन योर। और दूसरा, सिरम्स होते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, सैलिसिलिक होता है और hyaluronic एसिड होता है। अच्छा, अब लैक्टिक एसिड तो मोस्टली हर एक स्किन पे तकरीबन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे सैलिसिलिक है तो अब सैलिसिलिक में एक्ने बेस्ड स्किन होगी तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। HA एंटी एजिंग के लिए होता है और वैसे भी एक यंग गर्ल के लिए अगर हो तो प्लम्पिंग इफेक्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया वो देता है। तो ये सारे सिरम्स इन्फ्यूज होते हैं तो आपकी स्किन में ऑब्वियसली एक हाइड्रेशन, एक प्लम्पी इफेक्ट आता है। बाकी आप ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रिमूव करते हैं, आपके ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर आपको मास्क लगाते हैं तो डिफरेंट किस्म के मास्क होते हैं। ओपन पोर्स के लिए अलग मास्क होता है, गोल्ड मास्क अलग होता है, वो दैट इज अ बिट एक्सपेंसिव but it gives you a very good glow. Wow. So hydrofacial is beneficial, but if the patient says कि मेरी pigmentation से चली जाएगी, तो then I say no, it is not going to. The patient has a myth कि मुझे जो इतना मिलाजमा हो रहा है, इतना पिगमेंटेशन, तो बड़े बड़े काले मार्क्स हैं, हाइड्रोफेशियल से मेरे चले जाएंगे। मैं बोलती नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि आप बोलें कि आपने एक हाइड्रा फेशियल लिया और आपकी सारी पिगमेंटेशन चली गई। बिल्कुल। एंड देन आई टेल माय पेशेंट्स आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी ब्लीच ऑन योर फेस, जो पार्लर्स में यूज होता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो मैजिक। बिल्कुल। और जहाँ मैजिक है वहाँ मसला है, वहाँ मैजिक है। हाँ, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये दिस इज नॉट अ पार्लर, दिस इज अ क्लिनिक, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ब्लीच, so you will get a glow but not a bleached वाला glow। तो ये ब्लीच हमारी स्किन के लिए कितना हार्मफुल है, क्योंकि हमारी कुछ बहनें जो है वो अभी तक ब्लीच की जाने भी जाती है। yes, ब्लीच आपकी वही स्किन को थिन करता है, पेपरी करना शुरू कर देता है, पिगमेंटेशन कर देता है, ऑब्वियसली स्किन को सेंसिटिव कर देता है, ये तो करता ही है, दिस इज वेरी नॉर्मल। बट ठीक है, अगर कोई पेशेंट अगर ले रहा है, अगर कोई पार्लर्स में जाके महीने में एक दफा या 1.5 महीने में 2 महीने में एक दफा लेते हैं तो दैट इज फाइन, ठीक है। बट नॉट यू नो एवरी डे। जैसे आप स्टीरॉइड क्रीम्स आपने रोज लगाना शुरू कर दिया। एक पेशेंट मेरे पास आई है एंड शी वाज अप्लाइंग अ स्टीरॉइड क्रीम बट शी हैड स्ट्रेच मार्क्स एंड शी वाज अ यंग पेशेंट ऑफ 18 years old एंड आई वाज लाइक, मतलब हैव यू गेन वेट? स्ट्रेच मार्क्स आपको कब होंगे? जब आपने वेट गेन किया। नो, शी सेड नहीं, मेरा तो वेट गेन नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल इतनी ही हूँ जितनी थी मैं। एंड शी वाज जस्ट 48 kgs, so just a thin patient and she had lot of stretch marks and I was like, मैंने कहा पता नहीं क्यों इतने stretch marks हो रहे हैं। And then I took the history and instantly I just asked her कि आपने बेटनोवेट यूज किया?
And she said, yes, I was using it for 6 months. Oh I was my like, God. oh my God, this is the reason you are having stretch marks. And stretch marks को वो बोल रही थी कि मुझे ये एलर्जी रिएक्शन हो रहा है. And she was using just like that. ओह, तो वो सही हुए फिर वो हो जाते हैं? वो बड़े मुश्किल से ट्रीट होते हैं, बट फर्स्ट हम तो वही एडवाइस करते हैं कि पहले तो आप बंद करें इसको, देन स्किन को नॉर्मल खुद होने दें, एंड देन वी गिव सम क्रीम्स एंड यू नो procedures to be done on the stretch marks, because stretch marks ऐसे नहीं जाते. बिल्कुल. Stretch marks is a difficult one to go. हाँ. So थोड़ा सा difficult होता है, लेकिन at least देखें आप ये ऐसे over the counter she picked the Betnovate cream for just the rashes and she was applying since 6 months and Oh my she God. was just like कि ये rashes हैं. वो रैशेस नहीं थे, वो कोई और ही कहानी थी. अब बढ़ते हैं ब्रेक के, जाने बाकी बात कंटिन्यू करते हैं. आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, दिखते रहिए मुस्कुराती सुबह. नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो. आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह. डॉक्टर नाजिया, ये गोरा होने वाले जो इंजेक्शन होते हैं, व्हाइटनिंग इंजेक्शन, उसके जरा बारे में बताइएगा कि वो कोई भी लगवा सकता है या आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं आप प्रॉपर हिस्ट्री लेती है, देन उसके बाद आप सजेस्ट करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली हम हिस्ट्री लेते हैं, हम ये भी टेस्ट भी कराते हैं कि अगर कोई उनको किडनी इश्यूज नहीं है, कोई लिवर इश्यूज नहीं है, तो इट्स फाइन. बट मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ कि इट्स अ लग्जरी एंड इफ यू वांट टू हैव इट डन, इट इज अ टेम्पररी प्रोसेस, इट इज नॉट परमानेंट. 6 महीने बाद आपको दोबारा लगाने पड़ेंगे. एक मैक्सिमम डोज होता है जो आपको लगाना होता है, जैसे आप 14 to 16 इंजेक्शंस लगा सकते हैं, उससे ज्यादा आप ना लगाएं. इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय FDA. ओके. और दूसरी बात, साथ में आपको ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स भी खानी होती हैं टू मेंटेन द कलर, एंड इट गिव्स यू अ गुड इफेक्ट, गुड ग्लोइंग इफेक्ट, बट नॉट अ गोरा पर्सन. वो नहीं, जैसे हम ये नहीं बोलेंगे कि वो कोई अंग्रेज हो जाएंगे या इतने गोरे हो जाएंगे. ओके. आपका खुद का जो कलर होता है उससे 2 कलर अप डाउन आते हैं, एंड दैट्स इट. बट पेशेंट को ये मिथ होती है कि जी मैं बहुत ही कोई गोरी होने वाली हूँ, अच्छा जी, वो 14 इंजेक्शन के बाद मैं वाइट हो जाऊंगी. बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है. इट्स अ मिथ, एंड इफ समबडी गाइड्स यू रॉन्गली तो वो गलत है. अच्छा, जो ग्लूटाथायोन का आपने जिक्र किया, कुछ लड़कियां जो है वो खुद से ऐसे टैबलेट भी मेडिकल स्टोर से लेकर खा लेती है कि इससे भी हमारा कलर जो है वो फेयर हो जाएगा, तो क्या ये बात में सदाकत है या नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप खा सकते हो, कोई मसला नहीं है व्हाइटनिंग टैबलेट्स, लेकिन वही कोमॉर्बिड्स हैं कि अगर आपके कोई लिवर में या किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके आप टेस्ट करा लें पहले और डॉक्टर से आप वो कर लें, कंसल्ट कर लें, एंड देन यू कैन हैव इट. ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन टेम्पररी है, इट इज नॉट परमानेंट. ये आपको पता होना चाहिए. या अगर कोई मिसगाइड करता है आपको कि पूरी जिंदगी आप गोरे रहेंगे, ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि जी हमें किसी ने बोला था कि आप तो पूरी जिंदगी गोरे रहने वाली हैं, तो मैं उनको हमेशा ये गाइड करती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है. आपकी बॉडी में से हर चीज एक्सक्रीट आउट होती है और ये भी एक्सक्रीट आउट हो जाती है क्योंकि इट्स अ मेडिसिन, ठीक है. तो टेम्पररी है. अगर आपको आपका कोई फंक्शन आने वाला है या कुछ ऐसा है, कोई आपकी शादी होने वाली है, कोई ऐसा ओकेजन है, so you can have it done. एंड इफ यू फील कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही है आफ्टर प्रेगनेंसीज, आफ्टर आपको पता है बेबी के बाद हार्मोनल चेंजेस के बाद हो जाता है, so you can have it, but it's a luxury. It's not a normal process because it's expensive also. Okay, तो मतलब इसकी एक रेंज होती है 14 इंजेक्शन तक आप लगवा सकते हैं, बस उसके बाद नहीं. ठीक, I don't recommend my patients. फिर उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स होंगे. हाँ, फिर वो आपके ऑर्गन्स पे अफेक्ट करना शुरू करता है, तो इट्स बेटर नॉट टू डू इट. किसी भी चीज का एक्सेस इज बैड. रोज हम कोई भी दवाई लें, दैट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी. सो दैट इज द रीजन. जैसे हम मल्टीविटामिन के लिए भी पेशेंट्स को बोलते हैं कि मल्टीविटामिन के लिए भी आपको आपने 3 मंथ्स लेना है, फिर वापस 3 मंथ्स का या 2 मंथ्स का ब्रेक दें ताकि आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो, एंड देन यू टेक अगेन. बिल्कुल, कोई भी चीज टॉक्सिक लेवल पे चली जाए, दैट इज नॉट गुड. विटामिन डी भी हम पेशेंट्स को देते हैं, तो 2 महीने के लिए देते हैं, एंड देन वी से स्टॉप इट. ओके, डोंट टेक इट एक्सेस. ये खुद से जो हम लोग कारस्तानियां करते हैं ना, वो कारस्तानियां नहीं करनी है. हमने अपना दिमाग चलाना है, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर उसे सजेस्ट करके देन वो जो आपको करते हैं कि सजेस्ट कि भाई आप ये वाली चीज यूज करें, वो वाली चीज यूज करें, तो उससे ज्यादा बेहतरी होती है. जो खुद से हम अपना कबाड़ा करते हैं उससे जरा इज्तिनाब करें मेरी बहनें और मेरे प्यारे प्यारे भाई. अच्छा, ये जो फैशन की हमने जिक्र किया, जैसे मैं बहुत ज्यादा मेकओवर यूज करती हूँ, यहाँ से जाके भी शूट होती है, वो दूसरा तरह का मेकअप होता है, लेकिन मेकअप तो होता ही है, तो फेशियल मुझे कितने टाइम के बाद लेना चाहिए? Every 20 days. Okay. Every 20 days at least. Hydrofacial. Hydrofacial is pretty safe. आपके स्किन को कोई वो हार्म नहीं करता बिकॉज उसमें कोई ऐसी चीजें यूज नहीं हो रही होती, कोई ब्लीचेस नहीं यूज हो रहे होते,
क्रीम्स अगर आप अच्छे क्लिनिक से कराएं तो वो अच्छी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, सो जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, क्योंकि मैं फेशियल वगैरह, मैं पार्लर सैलून वगैरह जाने से थोड़ा सा इज्तनाब करती हूँ। मुझे लगता है कि स्किन जो है वो और लूज हो जाती है, वो जो हमारे हाथों से रगड़ के फेस पे करती है, तो मैं बहुत कम ही जैसे सैलून का चक्कर तो वगैरह वही तो कह रही हूँ कि दैट इज गुड। हाइड्रोफेशियल मशीन से हो रहा होता है, ज्यादातर मशीन का काम है। बिल्कुल, तो बस 20 दिन के बाद मैं करवा सकती हूँ। और कौन कौन से फेशियल्स है जो बताइएगा जरा, एस्थेटिक्स में आ चुके हैं? फेशियल्स में यही हाइड्रोफेशियल होता है और बाकी पीआरपीज के साथ हम फेशियल्स करते हैं। हम दूसरा भी एक क्लियोपेट्रा फेशियल होता है, लेकिन दैट इज मीजो। अगेन द मीजो का कॉकटेल, द बोटॉक्स एंड स्टफ लाइक दैट, कुछ इस तरह के सिरम्स हम बना के फिर हम इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, पीलिंग भी, स्किन पीलिंग भी एक कोई प्रोसीजर है? भी होता है स्किन पील की, वो भी पिगमेंटेशन के लिए हम करते हैं। पिगमेंटेशन के लिए मैं कॉम्बिनेशन में जाती हूँ, मैं रेवलाइट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं मीजो करती हूँ एंड देन वी डू पील्स। इस वेदर में पील इज नॉट गुड बिकॉज इट्स ऑलरेडी ड्राई और वो पील आपकी स्किन को ड्राई कर देती है, तो देन पैचेस हो जाते हैं। तो आई जस्ट डू अवॉइड इन दिस वेदर। ठीक है, अदरवाइज तो वी कैन डू पील्स एंड पील गिव यू अ वेरी गुड इफेक्ट। इट्स नॉट अ पील। आजकल पील्स बड़ी सेफ पील्स आती हैं और वो उस तरह के एसिडिक पील्स नहीं होती, अल्कलाइन पील्स होती हैं। तो अल्कलाइन पील्स आर सेफ, उससे कोई बर्न नहीं होता, कोई कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता आपके साथ, एंड दैट गिव्स यू वेरी गुड। ओके डॉक्टर नाज़िया, ये होता किस तरह है कि मतलब हमारे स्किन का जो अपर वाला लेयर है वो हट जाता है, अंदर से कोई लेयर आता है, क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो इतनी हार्श पील्स हम यूज ही नहीं करते आजकल, क्योंकि वो हार्श पील्स के फिर अपने साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि वो स्किन को फिर वही पतला कर देती है जी, फिर वही प्रॉब्लम्स है। तो अल्कलाइन पील्स जो होती हैं वो बेनिफिशियल इस तरह होती हैं कि आपकी स्किन को अपर लेयर को उतारती नहीं है, बट उसकी पिगमेंट के ऊपर जाके अटैक करती हैं और उसको सही करती हैं। ठीक है, उसके जो मेलानोसोम्स होते हैं उसको वो लाइटन कर देती हैं। वाह, तो वो सबसे अच्छा इफेक्ट करती है। अब इस तरह की लैक्टिक एसिड पील आती है उसके लिए, एक्ने के लिए, तो वो आप लैक्टिक एसिड पील्स यूज करते हैं। एक्नी अगर होती है, किसी पेशेंट को एक्नी होती है, जो बच्चे आ रहे होते हैं मोस्टली, हमारी एक्नी ठीक करते हैं, तो साथ में हम टैबलेट्स के साथ पील्स का भी एक प्रोसीजर कर सकते हैं। या एक्नी के जो मार्क्स रह जाते हैं, धब्बे रह जाते हैं, उसके साथ भी पील्स हम यूज कर सकते हैं। पिगमेंटेशन के लिए अलग पील्स आती हैं, ग्लाइकोलिक पील्स आती हैं, वो हम यूज करते हैं। इस तरह फेरोलिक पील्स आती हैं, इस तरह लाइटिंग पील्स आती हैं, बहुत सारी पील्स आती हैं। मतलब ये तो एक समंदर है, जितना आप गहराई में जाएंगे। Obviously you cannot use pills yourself at home, please don't use it। ये बात क्लियर कर दें आप अपनी ज़बानी, ताकि लोगों को ज्यादा समझ आए। ओवर द काउंटर आपने, एक तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है ना कि आप देखिए दूसरे मुल्कों में आपको ओवर द काउंटर कुछ मिलता नहीं मिलता, आपको एंटीबायोटिक भी नहीं मिलती। हमारे यहाँ तो ऑगमेंटन में ऐसे खा रहे हैं लोग के मसला ही नहीं है, आराम से ग्लूकोफेज का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है दुबला होने के लिए, स्मार्ट होने के लिए। ओह माय गॉड, विदाउट एनी रीजन आप क्यों खा रहे हैं ऐसे ही दुबला होने के लिए? हाँ, एक पता नहीं क्या क्रेज है दिमाग में ना कि हमें जो है वो एक तो गोरा होना है और एक दुबला होना है। दो लोग। अच्छा, तो दुबला होने के लिए दूसरे काम भी तो है जी, आप एक्सरसाइज करें, हाँ, आप दूसरे काम करें, नहीं आपने बस सीधा ग्लूकोफेज में चले जाना। ये हमारे यहाँ मसला है। अच्छा, ये जो आपने बताया था व्हाइटनिंग इंजेक्शन के बारे में, बहुत से लोगों की ये मिथ है या इसमें सदाकत है, जरा बताइएगा कि जब हम ये व्हाइटनिंग इंजेक्शन प्रोसीजर करवा लेते हैं तो उसके बाद हम धूप में नहीं जाएं, धूप में जाने से बचें, तो क्या ऐसा होता है? धूप जो है ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली नॉट ऑन द बीच, वो तो फिर आप काले हो जाएंगे। कोशिश करें कि आप थोड़ा धूप से बचें, नॉट इन द सनलाइट, उस तरह वाला कि फोकस्ड सनलाइट में ना जाएं। नॉर्मली तो यू कैन गो आउट, ओके, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नहीं प्रॉब्लम नहीं होता। बट ऑब्वियसली अगर आप बीच पे चले गए, हम बीच पे जाके तो कोई भी काला हो जाता है ना। हाँ, अगर आप वेकेशन पे चले गए तो आप काले तो हो ही जाएंगे। मतलब आपने अगर ये प्रोसीजर करवाया है तो आप ये पिगमेंट्स वगैरह भी थोड़ा सा उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता कि आप उसको मेंटेन ना करें। बिल्कुल ऐसे ही मेंटेन दैट। बिल्कुल। और नाज़रीन, टाइम तो पता नहीं कहाँ उड़ गया। डॉक्टर नाज़िया, आपसे पहली मुलाकात थी, इतना मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे टाइम निकाला। क्या पैगाम नाज़रीन को देना चाहेंगे? बस मैं ये एडवाइस करूंगी कि प्लीज गो टू गुड डॉक्टर्स, और जिनके पास डिग्री हो, जो ऑथेंटिक हो और जो एक्सपीरियंस्ड हो। बिल्कुल, क्वैक्स के पास जाने से थोड़ा सा इज्तनाब करें। बहुत शुक्रिया एक दफा फिर से डॉक्टर नाज़िया, इंशाल्लाह जिंदगी तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म। इंशाल्लाह अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह हाफिज।